गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 7। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बच्चों, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको प्रत्येक स्टेप अच्छे से समझ आ सके और आप बिना रटे उसे समझकर हल करें। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, पेपर आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, इसमें दिया है बच्चों 7 का में पहला पार्ट। सात के का में पहला पार्ट दिया है बच्चों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 बनाने का वर्णन कीजिए। पेपर में आप देखिए बच्चों। उसके बाद आगे दिया है तथा इसकी एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों अच्छे से देख लीजिए पेपर को। कोरोना महामारी के कारण बच्चों, कोरोना पैंडेमिक के कारण फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों ही आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि नहीं बताएंगे लेकिन जो इसमें आगे दिया है इसकी एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बच्चों, ये आपके केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है, उसमें एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण में भी आता है, तो इसलिए इसको बताए दे रहे हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाती है। देखिए, CH3COOH प्लस PCl3, इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है बच्चों तो इसके लिए जाते हैं 3 मॉलिक्यूल और बनता है CH3COCl, 3 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे प्लस H3PO3। इसका नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल। ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। आगे बना है बच्चों H3PO3 को कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एसिटिक अम्ल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करके बनाती है एसिटिल क्लोराइड जो कि मुख्य प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट उसमें भी है एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण में, इसलिए हमने आपको बता दिया है। उसके बाद बच्चों देखिए का दूसरा पार्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के का दूसरा पार्ट, इसमें पूछा है बच्चों फेरस सल्फेट तथा तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें पूछा बच्चों फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की Cl2 की होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, अब इसे हल करते हैं। 7 का दूसरा पार्ट है बच्चों ये क्लोरीन की रासायनिक गुण में से। तो पहले पूछा है फेरस सल्फेट से क्रिया, तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों। अम्लीय माध्यम में क्लोरीन गैस फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। रिएक्शन देखिए, FeSO4 प्लस H2SO4। अम्लीय माध्यम मतलब अम्ल की उपस्थिति में बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, प्लस Cl2, ये बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2HCl। इसके बच्चों 2 लेने पड़ेंगे तो बन जाएगा, इसका नाम है फेरस सल्फेट। और जो आगे बना है बच्चों ये फेरिक सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है क्लोरीन गैस अम्लीय माध्यम में। तो पहली रिएक्शन तो बच्चों ये हो गई। फेरस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और फेरिक सल्फेट में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी बच्चों जब निकालेंगे, क्योंकि SO4 की पूरे की -2 होती है। नेक्स्ट पूछा बच्चों तारपीन के तेल से क्रिया। तारपीन के तेल का फॉर्मूला होता है C10H16।
तारपीन के तेल का सूत्र होता है बच्चों अणुसूत्र C10H16। इसकी स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, इस तरह की होती है। ये एक चक्रीय यौगिक है, साइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों। प्रत्येक कोने पर CH3 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 है। यहाँ पर CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH है, यहाँ पर खाली C है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों इसको डेकेन मत समझना, इसमें आप कभी कंफ्यूज हो कि सर ये तो डेकेन है। डेकेन का सूत्र होगा बच्चों CnH2n+2, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, C10H22। डेकेन का सूत्र होगा C10H22, ये डेकेन नहीं है, ठीक है। तारपीन के तेल का सूत्र, तारपीन के तेल से भीगा कागज क्लोरीन गैस के जार के पास ले जाने पर वह जलने लगता है और कार्बन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से रिएक्शन होगी। C10H16 + Cl2, ये रिएक्शन होती है बच्चों। इसके लेने पड़ेंगे क्लोरीन गैस के 8 अणु, Cl2 के 8 अणु लेने पड़ेंगे, तब बनेगी 10C + 16HCl। यह है बच्चों तारपीन का तेल, ठीक है। इनके तेल में भीगा हुआ कागज जब क्लोरीन गैस के जार के पास ले जाते हैं जिसमें क्लोरीन गैस है, तो वो जलने लगता है और अब बनाता है कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसी में बच्चों आगे अथवा में है, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं अथवा में क्वेश्चन दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है बच्चों संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत लिखिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आगे पूछा है बच्चों H2SO4 की सुक्रोज तथा कॉपर Cu धातु के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें पूछा है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत लिखिए और उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की दोनों ही औद्योगिक विधियां, संपर्क विधि और सी-स्कैक्स विधि, लेड चैम्बर मेथड, दोनों को ही आपके सिलेबस से हटाया गया था औद्योगिक विधियों को। लेकिन इसमें हम आपको केवल चित्र तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल संपर्क विधि का जो सिद्धांत पूछा है वो बता देते हैं। उसके आगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपके सिलेबस में है। सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण पहला पूछा सुक्रोज के साथ और कॉपर धातु के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। जो पहले देखते हैं संपर्क विधि का सिद्धांत। यद्यपि सिलेबस में नहीं है, यदि आप कंपटीशन वगैरह दोगे तो उसमें आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों हो सकता है विकल्प वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए इससे संबंधित, इसलिए केवल आपको संपर्क विधि का सिद्धांत बताते हैं, ठीक है। इसकी चित्र वगैरह नहीं बताएंगे, सिलेबस में नहीं। संपर्क विधि का सिद्धांत, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए रिएक्शन बच्चों SO2 + O2 एरो, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है SO3, तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसे बैलेंस करने के लिए। प्लस इसके साथ साथ उत्पन्न होती है 45.2 किलो कैलोरी ऊष्मा भी। 2SO2 + O2 एरो 2SO3। तो इस अभिक्रिया के लिए बच्चों उच्च दाब की आवश्यकता होती है। 1 से लेकर 1.5 वायुमंडल दाब लगाया जाता है और इसमें लिया जाता है बच्चों उत्प्रेरक प्लेटिनम। टेम्परेचर होता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक। अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद लिखेंगे आगे बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करने पर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिसे ओलियम कहते हैं। देखिए रिएक्शन होगी बच्चों SO3 + H2SO4 एरो H2S2O7। इसका नाम है बच्चों सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम। रासायनिक नाम है इसका पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल।
इस ऑलियम में उचित मात्रा में जल मिलाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। H2S2O7 H2S2O7 प्लस H2O बच्चों बन जाएंगे 2 अणु H2SO4 के कार सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो बच्चों यही है संपर्क विधि का सिद्धांत। जो चित्र पूछा है बच्चों तो वो आपके सिलेबस में नहीं है संपर्क विधि का, क्योंकि इस विधि को हटाया गया है, इसलिए वो तो हम आपको नहीं बताएंगे। इसमें आगे पूछा है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की सुक्रोज तथा कॉपर धातु के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। तो देखिए बच्चों इसकी अभिक्रिया, पहला है इसमें पूछा चीनी के साथ सुक्रोज के साथ, तो लिख देंगे सुक्रोज से क्रिया। सुक्रोज में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर उसमें से क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं और कार्बन शेष बचता है, जिसके कारण चीनी काली पड़ जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। देखिए बच्चों किस तरह से हो, C12H22O11 प्लस H2SO4। जैसे ही चीनी में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, चीनी काली पड़ जाती है और कार्बन शेष बचता है, क्योंकि उसमें से जल निकल जाता है। H2SO4 जल को अवशोषित कर लेता है, डिहाइड्रेट कर देता है चीनी को। तो क्या बचता है 12C प्लस 11H2O प्लस H2SO4। H2SO4 ऐसे कि ऐसे ही रहता है बच्चों, ये केवल इसमें से जल के अणु को निकाल लेता है बाहर, जल के अणुओं को बाहर निकाल लेता है। इस कार्बन के कारण चीनी काली पड़ जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर। इसके बाद आगे पूछा है बच्चों कॉपर से Cu से क्रिया। कॉपर के साथ बच्चों 2 तरह से इसकी क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, वायु की उपस्थिति में कॉपर धातु के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके कॉपर सल्फेट तथा जल बनाता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, Cu प्लस H2SO4 प्लस O2 एरो CuSO4 प्लस 2H2O। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों 2 इसके लेने पड़ेंगे, 2 ही इसके और 2 इसके, इस तरह से। यह कॉपर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो बनाता है कॉपर सल्फेट और जल। लेकिन दूसरा है इसका बच्चों, कॉपर धातु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कॉपर सल्फेट तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए बच्चों किस तरह से, Cu प्लस H2SO4, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो ये बनेगा बच्चों CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका नाम कॉपर सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कॉपर धातु, प्लस SO2 प्लस 2H2O, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है बच्चों। कॉपर धातु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। एरो ऊपर का मतलब गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का ख। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपके 7 का ख, देखिए इसमें भी अथवा में दिया है, ऊपर कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन दिया है, नीचे एमिनो अम्ल और प्रोटीन वाला क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम आपको पहले ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ख में जो ऊपर दिया है उसे पहले हल करते हैं, अथवा वाला बाद में करेंगे। तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 का ख, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह, एल्डिहाइड समूह तथा कार्बोनाइल CO समूह के होने की पुष्टि के लिए एक एक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसके आगे पूछा है बच्चों ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। पहले पूछा है इसमें 1 नंबर में, देखिए 1 + 2 + 2 इस तरह का वितरण है। तो पहले पूछा है इसमें कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए 1 नंबर में। उसके बाद ग्लूकोज में 5 OH समूह, एल्डिहाइड समूह तथा कार्बोनाइल समूह CO समूह की पुष्टि के लिए एक एक समीकरण लिखिए। ये 2 नंबर का है। इसके बाद पूछा है 2 नंबर का इसी में, ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर बताइए। तो अब इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों पहला है इसमें टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। क्या है, यह है क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2O का होल N होता है, अर्थात इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में, अर्थात 2:1, वो कहलाते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल है इसके ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है, आप जानते हैं बच्चों, C6H12O6। इसमें से यदि हम 6 को कॉमन ले लें तो H2 ही बचेगा बच्चों, देखिए इसमें, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज के बाद सुक्रोज है, चीनी। सुक्रोज का सूत्र होता है बच्चों C12H22O11। स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें आगे पूछा है बच्चों, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो हेडिंग बना देंगे यहाँ पे, ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज में नंबर 1, ग्लूकोज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है। रिएक्शन देखिए, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 5 PCl5। PCl5 क्या करता है बच्चों, इसमें से Cl ग्रुप OH ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो बन जाता है इसमें देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस 5 POCl3 प्लस 5 HCl। ये HCl आगे लिखना है। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज। इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। इसको आप मान सकते PCl5 से क्रिया को ये भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए इसी में बच्चों, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है। CHOCOCH3 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OCOCH3 प्लस 5 HCl। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज। ये एसिटिल क्लोराइड और इसका नाम है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। इसके नीचे लिख देंगे बच्चों, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में 5 OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। अब लिख देंगे हेडिंग, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों CHO समूह की उपस्थिति। पॉइंट नंबर 1, ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस Ag2O। इसका नाम है टोलन अभिकर्मक। पीछे हमने बताया था बच्चों, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, जिसका मेन घटक यही होता है जो रिएक्शन करता है। ये जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो बच्चों क्या बनता है, ये दे देता है रजत दर्पण अवक्षेप, वाइट PPT सफ़ेद अवक्षेप। प्लस इसके साथ साथ बनेगा बच्चों, ये ग्लूकोज ने रजत दर्पण में अपचयित कर दिया और ये बना देगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोनिक अम्ल। टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर दिया रजत दर्पण में। नंबर 2, ग्लूकोज फेहलिंग विलयन को अपचयित करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। HO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस CuO। यह है बच्चों फेहलिंग विलयन। आपको बताया था फेहलिंग विलयन होता है अमोनिया में क्यूप्रिक क्लोराइड का विलयन, उसका भी बच्चों मेन घटक यही होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसको अपचयित करके दे देता है ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप। प्लस इसके साथ बनेगा
COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा बच्चों, और फैलिंग विलयन अपचेद करके दे देता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ये दोनों अभिक्रियाएं बच्चों टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन के साथ जो रिएक्शन होती हैं ये होती हैं एल्डिहाइड समूह की। तो नीचे लिख देंगे इसके बाद उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है बच्चों कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति दी। इसमें लिखेंगे बस थोड़ा सा ही बच्चों HCN से क्रिया। HCN हाइड्रोजन साइकोज HCN के साथ योग करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन देता है। रिएक्शन लिख देंगे HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बच्चों ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर है, श्रृंखला संरचना है। इस तरह से हम ऐसे लिख रहे हैं प्लस HCN, तो ये बच्चों इसके साथ जुड़ता है CO ग्रुप के साथ। तो क्या बनती है स्ट्रक्चर HC, एक तरफ जुड़ जाएगा OH ग्रुप और एक तरफ जुड़ेगा CN ग्रुप। उसके बाद CHOH का होल 4 नीचे को CH2OH। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज और इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो नीचे लिख देंगे उपरोक्त अभिक्रिया ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल CO समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है बच्चों ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर बताइए। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर बताने के लिए दो कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में ग्लूकोज लिख लेंगे, दूसरे में सुक्रोज। तो ग्लूकोज वाले में नंबर 1 लिखेंगे बच्चों ठंडे में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इधर लिखेंगे नंबर 1 ठंडे में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सुक्रोज काली पड़ जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जलीय विलयन में टोलन अभिकर्मक मिलाने पर रजत दर्पण का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ग्लूकोज वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सुक्रोज वाले में लिखेंगे कोई अवक्षेप नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों ग्लूकोज में जलीय विलयन में फैलिंग विलयन मिलाने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। इधर लिखेंगे कोई अवक्षेप नहीं बनता है। तो बच्चों यही मुख्य अंतर हैं ग्लूकोज तथा सुक्रोज में। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है बच्चों अथवा में क्वेश्चन। अथवा में बच्चों क्वेश्चन दिया है, देखिए स्क्रीन पर आपका एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। उसके आगे लिखा है बच्चों प्रोटीनों के प्रमुख स्रोत तथा शरीर में उनके कार्यों को समझाइए। इसके बाद आगे पूछा बच्चों इसी में प्रोटीनों के विकृतीकरण को समझाइए। टोटल 5 चीज़ पूछे बच्चों, एक एक नंबर की हैं सभी। देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। तो अब इसको आपको बताते हैं। देखिए पहला पूछा इसमें एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह ब्रैकेट में NH2 तथा कार्बोक्सिलिक समूह COOH ब्रैकेट में लिखना है, दोनों ही उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अथवा करके बच्चों की दूसरी परिभाषा भी है, जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे व्युत्पन्न डेरिवेटिव, व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे व्युत्पन्न जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को एमिनो समूह होता है बच्चों NH2, एमिनो समूह ब्रैकेट में NH2 द्वारा विस्थापित करने पर बनते हैं या प्राप्त होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, पहला उदाहरण है NH2 CH2 COOH, इसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन। ये एक एमिनो अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल से बना है बच्चों। CH3COOH था, एक H को हटा दिया तो बच्चे CH2, उसकी जगह जुड़ गया NH2, तो ये बन गया ग्लाइसिन। ये एमिनो एसिड हो गया क्योंकि NH2 समूह भी एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह भी।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है बच्चों CH3CH सिंगल बॉन्ड NH2 आगे सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम है बच्चों एलेनिन, कहीं आपको एलानिन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, एलेनिन। तो ये दोनों एमिनो एसिड हैं क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह दोनों एक ही अणु में उपस्थित हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पूछा इसमें बच्चों प्रोटीन, तो अगली हेडिंग प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अर्थात प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण यौगिक होते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। उसके बाद है बच्चों प्रोटीन के मुख्य स्रोत, तो हेडिंग बनाएंगे प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं: दूध, पनीर, सोयाबीन, दाल, अंडे और मांस। शाकाहारी लोगों के लिए बच्चों प्रोटीन का जो सबसे बड़ा स्रोत होती है वो होती हैं दालें, उनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है और उससे भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है बच्चों सोयाबीन में। जो सोयाबीन की बड़ी होती हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, मांस अंडों से कई गुना ज़्यादा। प्रोटीन के कार्य, तो हेडिंग बनाएंगे कार्य। प्रोटीन के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: नंबर 1 इसका विभाजन और ऊतकों के विकास के लिए आवश्यक होती है। नंबर 2 शरीर की टूट फूट की मरम्मत एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। नंबर 3 रक्त तथा शरीर के pH मूल्य संतुलित रखती हैं। अगला नंबर है बच्चों अनेक हार्मोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नंबर 5 है बच्चों विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बच्चों जितने भी एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में वो सभी प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्रोटीनों के कार्य। अंत में पूछा बच्चों इसमें प्रोटीनों के विकृतीकरण बना लेंगे। विकृतीकरण इंग्लिश में कहते हैं इसे डीनेचुरेशन। प्रोटीनों के जलीय विलयन को गर्म करने पर या उसमें प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर प्रोटीन अवक्षेपित हो जाती हैं। प्रोटीनों का इस प्रकार अनुत्क्रमणीय या अवक्षेपण ही प्रोटीनों का विकृतीकरण कहलाता है और इस प्रकार अवक्षेपित प्रोटीन विकृत प्रोटीन कहलाती हैं। विकृतीकरण के कारण प्रोटीनों के शरीर क्रियात्मक गुण का मतलब फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार विकृतीकरण पूरा हो जाता है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का ख भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आशा करता हूं कि ये आपको समझ आ गए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, आपको डाउट लगता है, तो आप निसंकोच कमेंट करके हमसे पूछ लें, हम उसे आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें बच्चों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।